बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, मैं एक चीज़ सोच रही थी, आज भी मैं अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल के लिए भेजती हूँ ना, मतलब छोड़ती हूँ फिर उसके बाद इधर आती हूँ। मैं एक चीज़ ये सोच रही थी कि यार जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा, जो जो मुझे मेरी बहनें देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, उनको तो ये ज़बान ही याद होगी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। माशाल्लाह, हम लब पे आती है दुआ पढ़ा करते थे और ये हमारी पोजीशन होती थी, ऐसे खड़े हो जाइए, देखें ऐसे हम लाइन में खड़े होते थे पूरे प्रेयर के टाइम पे, और सब एक एक बच्चे के हाथ में ना हमें स्टिक पे पड़ती होती थी, हाथ ऊपर, फिर हम हाथ ऊपर करके लब पे आती है ये जो चीज़ें थी ये अब स्कूल में नहीं सिखाई जाती, बड़ी प्यारी चीज़ें थी। अच्छा, फिर उसके मतलब बताए जाते थे कि इसका मतलब क्या है। अब ये वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकाल दी गई हैं। अब स्कूल बड़ा सादा सादा सा हो गया है, बड़ा अपग्रेड सा हो गया है, बड़ा टेक्नोलॉजी वाला हो गया है। बस हम सिर्फ एआई की बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, हमारी बातें भी डिजिटल हो गई हैं। पहले ये डिजिटल का दौर नहीं था तो बड़ी अपनाइत सी थी। और फिर हम अपने दोस्तों से जो बात करते थे, जो हमारे फ्रेंड्स बनते थे, फिर जिस तरीके से, जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि आपका जो टिफ़िन बॉक्स है और पहले का जो टिफ़िन बॉक्स है वो चेंज हो गया। हम पहले अपने बच्चों को जो टिफ़िन बॉक्स में देते थे चीज़ें, आज के टिफ़िन बॉक्स में वो चीज़ें नहीं हैं। हम ये नगेट्स के पीछे भागते हैं, हम सॉसेजेस, ये चीज़ें बच्चों को डाल के दे रहे होते हैं, कोई चॉकलेट्स दे रहा होता है, कोई कप केक दे रहा होता है, फिर कोई फ्रेंच फ्राइज़ या फिर कैंटीन के पैसे दे रहे होते हैं। ये जो चीज़ें थीं पहले ऐसे नहीं थी। पहले ये थी कि अगर किसी का घर करीब है तो अम्मी या बहन जो लंच तैयारी हो रही होती थी, जो बन जाता था, जल्दी जल्दी कहते थे कि 10 बजे तैयारी कर लो, तो बच्चों को लंच फ्रेश जो है घर से भिजवाना है, चाहे अंडा पराठा हो, चाहे सालन हो, रोटी हो, कीमा हो, पराठा हो। अब हमने जान छुड़ाना शुरू कर दी है। हम पता नहीं कहाँ से, ये जो पहले की अम्मियाँ थीं जो घर बैठी हुई थी और जो आज की अम्मियाँ जो घर ही बैठी हुई हैं, वो इतनी बिजी क्यों हो गई हैं? क्या सोशल मीडिया की वजह से बिजी हो गई हैं कि हर वक्त उनको सोशल मीडिया को देखना? आपने देखा होगा जितनी भी अम्मियाँ, उनको डबल चिन का प्रॉब्लम शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द फ़ोन एवरी टाइम। जो हमारी आज की अम्मियाँ जो बहुत जवान है, उनके चेहरे का लास्टिक गिर गया है, फेस का जो लास्टिक है, कोलेजन है, वो गिर गया है। वाई? बिकॉज पोजीशन की वजह से हम यूँ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो चेहरा आप गिरा के रखते हैं, आपका लास्टिक चीज़ें सब कुछ जो है ना बर्बाद हो जाता है। और फिर हम इसीलिए डिफरेंस देखते हैं कि पहले की अम्मी और आज की अम्मियों में बड़ा फ़र्क है। उनके पास बड़ा वेला टाइम था बच्चों को पालने का, बच्चों की तरबियत का, उनकी ग़िज़ा की डाइट का। आज की मम्मियों के पास नहीं है। दे आर वेरी बिजी इन सोशल मीडिया, अपनी दोस्तों में बड़ा बिजी हैं लोग। एनीवे, थोड़ा टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करें तो हम डिजिटल अम्मियाँ ना बने, हम वही अम्मियाँ बने। अम्मियाँ वही अच्छी लगती हैं जो पुरानी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। एनीवे, आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, जिसमें एक और चीज़ के ऊपर मुझे लगता है नज़रसानी करनी चाहिए और जिस पे बात नहीं की गई, वीपीएन को जो बंद किया जा रहा है, ये क्या सही है? वीपीएन से कितनी ज़िंदगियां मुतासर हो जाएंगी। आप देखें, जो कारोबार कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डॉलर्स अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं कमा के, है ना? कैसे करेंगे? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास उसामा खिलजी साहब हैं, हम उनसे पूछेंगे। तो चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है? बिल्कुल जी, थैंक यू। बिल्कुल जी, थैंक यू। आई लाइक द थैंक यू। थैंक यू आपका एंड में बनता था। मैंने आपसे बड़े सवाल करने थे। ये बताइए, वीपीएन क्यों ज़रूरी है, किस वजह से ज़रूरी है, क्या है वीपीएन, और वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो लोग क्यों कर रहे होते थे? उसामा साहब, ओवर टू यू। जी देखें, वीपीएन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल है, ख़ासकर जो आईटी बिजनेसेस हैं, जो आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, जो घर बैठे काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा, ये वही सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर की आमदनी आ रही है। वो इस तरह की सरमायाकारी है जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। हम कभी आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं, कभी चीन से पैसे मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरब से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन असल में हमें अपना सेक्टर, हमारी आईटी इंडस्ट्री, दीगर इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। अब मुझे ये देखें, मैं आपको कह रही थी कि जो लोग वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, एक तो मुझे ये बता दीजिए ये ज़रूरी क्यों है? Why this is very important to use for this freelancer people and everything? देखिए, जो फ्रीलांसर हैं वो पाकिस्तान बैठे और मुल्कों में बिजनेसेस को आईटी के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में बैठे हैं और मिसाल के तौर में वो अमेरिका में किसी कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं,
तो वो अपना वीपीएन इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन चेंज करते हैं कि वो अमेरिका में है, ताकि वो अमेरिकी बिजनेस जो है उनके नेटवर्क को ज्वाइन कर ले, Is it ताकि फिर important? Is उनको it फिर आईटी। important to use जी by बिल्कुल, VPN? उसके Otherwise, there's बगैर no नहीं हो other सकता। way. Other way. There's no other way. नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वीपीएन जो है वो आपका जो पूरा इंटरनेट का कनेक्शन है, वो एक देखें, अगर आपका हॉस्पिटल है मिसाल के तौर पे अमेरिका में, और आप एक आईटी प्रोफेशनल है पाकिस्तान में जो अमेरिका में एक हॉस्पिटल के आईटी सर्विसेज दे रहा है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वीपीएन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उन्हीं के नेटवर्क में कनेक्टेड हो। ठीक अगर है आप उसामा उनके साहब, नेटवर्क में मैं नहीं समझ होंगे, गई कि आप हाँ, काम ही नहीं होगा। क्योंकि कंट्री रीजन चेंज करके फिर उस तरीके से वहाँ से उससे जो है ना काम किया जाता है। अच्छा एनीवे, हम एक ब्रेक लेंगे, आप साथ हैं हमारे, ठीक है? हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो वीपीएन बंद हो रहा है और उसके बाद फिर ये जो तरह हम पैसा कमा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस चीज़ें सबकी जो है ना स्टेक पर लग जाएंगी, तो ये सब कुछ कैसे होगा? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम बात कर रहे हैं जो वीपीएन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान में पैसा अर्न कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है वो कितना स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वीपीएन कितना ज़रूरी है। तो हमारे पास बैठे हैं, साथ हैं हमारे उसामा साहब, हमसे बात कर रहे थे। जी उसामा साहब, क्या कहेंगे जी अब ये वीपीएन के बारे में? कोई ऐसी कौन सी सख्तियाँ होनी चाहिए, ऐसी कौन से ऐसे कायदे रूल बनाने चाहिए जिसमें वीपीएन का जो गलत फ़ायदा वो छोड़ के ये जो सही फ़ायदा है, सही इस्तेमाल है, इसको यूज़ किया जाए? जी बताइएगा। देखिए, ये आपका जो सवाल है वो तो ऐसे है कि सड़क कैसी बनानी चाहिए कि अच्छे लोग उन्हें इस्तेमाल करें, बुरे लोग इस्तेमाल ना करें, या लोग क्राइम के लिए सड़क पे जो है जो जा रहे हैं वो सिर्फ अच्छे काम करने के लिए जाए। हाँ, तो ये मतलब तो आप नहीं डिसाइड एग्जाम्पल ये हो गई कि अगर यही सब कुछ करना है तो मोबाइल फोन्स क्यों आते हैं इस मुल्क में? मोबाइल हाँ, फोन्स भी बंद कर बिल्कुल दिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी है, और अच्छा, टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी तो नहीं होती, जी, उसका एक मकसद होता है, ऐसे उसके ही है। डिफरेंट मकासद के लिए लोग काम करते हैं। और फिर ज्यादातर आम पाकिस्तानी क्यों अभी वीपीएन हाँ। इस्तेमाल करना शुरू हो अब गए? जब हमारे मुल्क क्योंकि में दहशतगर्दी बहुत थी तब भी वीपीएन तो इस्तेमाल कर रहे थे लोग। हाँ बिल्कुल, और दहशतगर्दी के लिए भी तो इस्तेमाल होता है ना वीपीएन। दहशतगर्दी की वजह से क्यों वीपीएन इस्तेमाल करेगा? क्या वो दहशतगर्द बैठे हैं जो अपनी पाकिस्तान में जो शिनाख्त है छुपाने के पैसे ला लिए, रहे हैं? उसामा साहब, अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते होते हैं ना। देखें, जब ये शिनाख्त दहशतगर्दी वाला छुपाने के काम तो होता है बहुत ज्यादा तरीके हैं। उसमें देखें जितनी शिनाख्त इंक्वायरीज निकलती है उसमें यही वाले शिनाख्त काम निकलते हैं। शिनाख्त छुपाने के तो बहुत ज्यादा तरीके हैं, सिर्फ वीपीएन की वजह से तो नहीं। आप अपना कोई और आईडी बना लें सोशल मीडिया पे तो आपकी शिनाख्त छुप गई, या आप किसी और के नाम पे सिम ले लें, आपकी शिनाख्त छुप गई। तो वीपीएन से तो कोई मगर खास फर्क नहीं इससे पड़ता। ट्रैक करना मुश्किल है ना वीपीएन से। ऐसे तो आम बंदा चाहे किसी और की भी किसी की सिम ले ले, किसी की बीवी की सिम बना ले, किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, ट्रैक हो जाता है। बट वीपीएन के थ्रू यू कैन नॉट ट्रैक द पर्सन। लाइक नहीं, आप कोई और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए तो आप फिर ट्रैक भी नहीं हो सकते। तो ये तो बिल्कुल एक अजीब सा एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि दहशतगर्दी की वजह से एकदम से जो है वीपीएन इस्तेमाल हो गए। एक ब्रेक का टाइम है, विल कैच यू सून। अब मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, अभी हम बात करेंगे कि जिस्म में, हमारी बॉडी में फ़ाइबर की कितनी ज़रूरत है और कितना अहम है फ़ाइबर हमारे जिस्म के लिए। तो हमारे पास है आयशा नासिर जो कि डाइटिशियन है, हमेशा से हमारे प्रोग्राम में आती हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिजा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आज तो वकील लगी मुझे। सब यही कह रहे थे। आई लाइक दिस लुक। एनीवे, यू Thank you लुकिंग so वेरी much. वेरी नाइस। अच्छा, बहुत मुझे बहुत। बताइएगा कि फ़ाइबर के बारे में कि ये हमारे जिस्म के लिए कितना अहम है और फ़ाइबर क्या है? अच्छा, फ़ाइबर देखें दो टाइप्स का होता है। एक होता है सॉल्युबल फ़ाइबर जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके हमारी गट हेल्थ में हमें हेल्प करता है, और दूसरा वो होता है जो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज़ इनसॉल्युबल फ़ाइबर। अब फ़ाइबर की इम्पॉर्टेंस हमारे ऑलमोस्ट हर चीज़ में है, हमारे कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में, हमारी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में, हमारी गट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में। सो फाइबर का इंटेक पर डे हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लकीली एशिया के लोगों का फ़ाइबर इंटेक ज़्यादा अच्छा है यूरोप के वेस्ट के लोगों से, Why is like that? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं कार्निवोर डाइट, जिसमें गोश्त ज़्यादा होता है, जिसके अंदर रोटी चावल कम होते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में हम खाते हैं रोटी चावल में चावल में इतना नहीं, लेकिन रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर हम होल व्हीट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर फाइबर की एक अच्छी मिकदार होती है, जो कि फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। अगर किसी को डायरिया हुआ हुआ है तो इनसॉल्युबल फाइबर उसको भी हेल्प करता है।
हमारी डिजीज़ मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं फ़ाइबर का रोल आता है। फलों के जो छिलके हैं उनमें भी फाइबर पाया जाता है, ठीक है? Definitely, तो उनके ऐसे बारे ही। में भी ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा, कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जियां और कौन सी ऐसी डाइट में हमारी जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, आम देखने वाले को आम लफ्ज़ों में समझ आ जाए कि फ़ाइबर की इंटेक उनको कहाँ कहाँ से मिल रही है। ओवर टू यू। अच्छा, फ़ाइबर की इंटेक कहाँ कहाँ से मिल रही है, सबसे पहले इसको आंसर कर लेते हैं। जितने अजनास हैं हमारे सारे के सारे फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें दालें आ जाती हैं, जिसमें All हमारे type पास तमाम दालें जितनी भी हैं, चने, लोबिया, मूंग मसूर, हर दाल में फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है। इसके साथ साथ हमारे अजनास के अंदर जितने हमारे पास आटे आ जाते हैं, जौ का आटा आ जाता है, जई का आ जाता है, गंदम का आ जाता है। गंदम में फ़ाइबर ग्लूटेन की वजह से गंदम जो है वो कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज़्यादा अच्छी है। जितना ग्लूटेन ज़्यादा होगा कॉन्स्टिपेशन, उतने कॉन्स्टिपेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग जब लोग ग्लूटेन डाइट पे शिफ्ट करते हैं या ग्लूटेन फ्री डाइट पे शिफ्ट करते हैं, उन्हें पहला चैलेंज यही आता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला तो शुरू ये हो जो जाता है। छिलका होता है इस बगोल का, ये तो अंदर भी बहुत अच्छी तरीके ये तो से है ही सारा का सारा पूरा का बेसिक। पूरा, हाँ, हाँ। सीलियम हस्क जिसे इसबगोल का छिलका कहते हैं या इसबगोल, ये बेसिकली है प्रॉपर ही फाइबर है। एग्जैक्टली। अगला हमारे पास सोर्स आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत अच्छा सोर्स है। एंड अगर बात की जाए कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर है, जितने हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, छिलके के साथ लें, फाइबर का बहुत अमरूद अच्छा का सोर्स छिलका है। हो चाहे बहुत अच्छा, सेब का अमरूद छिलका में हो फाइबर चाहे- बहुत अच्छी मिकदार में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है, दिन में 3 से 4 अमरूद शुरू कर दें, कॉन्स्टिपेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। वाह। अगर तो कोई और अंडरलाइंग इशू नहीं चल रहा, तो सिर्फ फाइबर का मसला है, तो सिर्फ अमरूद भी शुरू कर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन उससे ठीक कोई हो जाएगी। खास टाइम मखसूस है जिसमें खाने से ये काम करेगा या फिर बस किसी anytime भी you can टाइम फाइबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइबर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने सुबह में लेनी है, रात में लेनी है, दोपहर में लेनी है। ये आपके हर मील के साथ फिजा, वो नाश्ते कुछ में। बातें लोग कहते हैं ना कि रात को अगर आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपके पेट में ब्लोटिंग ज़्यादा होगी, सूजा सूजा फील करेंगे, ऐसा देखिए, है? कुछ लोगों को गट के वैसे इश्यूज रहते हैं, उन लोगों को वैसे ही इसबगोल सर्टेन टाइम्स पे सूट करता है। जैसे वो उठते साथ ही अगर इसबगोल ले लेंगे, पूरा दिन उन्हें ब्लोटिंग रहती है। ओह, कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग टाइम। एग्जैक्टली, कुछ लोगों को, हर एक के केस अच्छा, में ये हर नहीं एक है। के केसेस का नहीं है। चिया सीड्स, कुछ लोग, चिया सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। बेसल सीड्स, एक तुख्म लंगा एक तुख्म दाऊदी है, दोनों फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगैन दोनों, कुछ लोग सुबह सुबह उठ के लेते हैं तो उन्हें पूरा दिन ब्लोटेड फील होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं। बट कुछ लोग अगर शाम में लेते हैं तो उन्हें ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। इट डिपेंड्स, बॉडी टू बॉडी कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। अगर आपको ब्लोटिंग रात में लेने से होती है, आप इसको दोपहर में ले सकते हैं, आफ्टरनून में ले सकते हैं, नाश्ते के पहले ले सकते हैं। अगर आपको सुबह लेने से ब्लोटिंग होती है, आप इसको शाम के टाइम पे ले सकते हैं। थर्ड, मुझे सब्जियों में भी बता दें कि पता हो। सब्जियां भी, जितनी सब्जियां हैं सारी की सारी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। स्पेशली गोभी, बैंगन, पालक, सब सारी की सारी, वाओ। स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। उसमें ज़्यादा होता ही फाइबर है, इतना फाइबर होता है फिजा कि उसका अपना फाइबर ही जो उसके अंदर, पालक के अंदर आयरन है, उसको बाइंड कर लेता है अपने साथ। तो हम लोग समझते हैं ना कि पालक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। उस आयरन की बायो अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज उस पालक के अंदर जो फाइबर है वही उसको साथ बाइंड करके ज़ाया कर देता होता है। ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, जिसमें हमारे पास फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, चिया सीड्स आ जाते हैं, पंपकिन सीड्स आ जाते हैं। ये सारे भी All type of। सारे सीड्स। और नट्स में भी फाइबर मौजूद होता है। ऑल्दो नट्स के निस्बत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं, बट नट्स के अंदर भी फाइबर मौजूद खजूर में होता है। भी? खजूर के अंदर भी, जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है, खजूर ड्राई फ्रूट है ना बेसिकली, तो खजूरों के अंदर भी फाइबर अच्छी मिकदार में देखिए, आज मौजूद आपने है। फाइबर की कितनी अच्छी चीज़ें हमें एलैबोरेट की। हमें पता चल गया कि जो हम सोर्स अपने खाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितना सोर्स शामिल है इसका फाइबर का, और इंटेक किस तरह से लेनी है ये भी आपने बताया। मुझे बताइए कि हाजमे के लिए क्या बहुत अच्छा है फाइबर? हमारी आधे से ज़्यादा मसले ना हमारी गट से शुरू होते हैं। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपके बहुत सारे मसले तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसने इस्तेमाल करना है सॉलेबल फाइबर, वो फाइबर जो पानी के अंदर जज़ब हो जाता है, जिसमें हमारे पास इसबगोल में 70% सॉलेबल फाइबर मौजूद है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मेनली सॉलेबल फाइबर जो है वो मौजूद होता है। अब दूसरा आता है इनसॉलेबल फाइबर। जिन लोगों को डायरिया का मसला रहता है, बार बार उनका पेट ख़राब हो जाता है, या जिन लोगों को IBS का मसला है, उस केस में उनको इनसॉलेबल फाइबर, ऐसा इसबगोल जो अपने, ऐसा फाइबर जो अपने अंदर पानी जज़ब कर लेता है, वो वाला फाइबर इसमें हेल्प करता है। तो
डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो या IBS का भी इवन मसला हो, तो फाइबर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड हाजमे को बेहतर रखता है। एंड अगर आपका हाजमा अच्छा है आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि हाजमे का आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आप एक्टिव फील करते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, आप मेंटली जिसे हम कहते हैं आप एक्टिव होते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव भी होते हैं अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं ना डायरिया में, तो क्या इस तरह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है उसमें जैसे छिलका इस्तेमाल हो ही रहा है, लोग खा रहे हैं, तो डायरिया में भी ले सकते हैं? एग्जैक्टली डायरिया के केस में आपने उसमें पानी कम डालना है, पानी कम डालना है। इसके अंदर 30% इनसॉल्युबल फाइबर होता है। अब अगर आप दही में डाल सकते हैं? दही में डाल के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली आपने उस केस में फ्लूइड कम रखना है अगर आप डायरिया के लिए इस्तेमाल करें। फ्लूइड की मिकदार जो है वो कम होगी, चाहे वो दही से आ रहा है चाहे वो पानी से आ रहा है, और बाकी आपने उसको पेट के अंदर जाने देना है। वो पानी जो बाकी पानी है वो अपने अंदर पेट के अंदर जाके बाकी पानी जज़ब कर लेगा। अच्छा, तो जो हमने पेट का लिक्विड है उसको एटलीस्ट उसके थ्रू जज़ब करवाना है। एग्जैक्टली, ताकि डायरिया जो है वो रिजॉल्व हो सके एंड जो स्टूल है वो थोड़ा हार्डन हो सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम ये पूछेंगे गुड बैक्टीरिया क्या होता है, फिर आप डिटेल में बताइएगा। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे क्योंकि आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं, और इनसे बहुत से लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं अपनी सेहत के हवाले से। तो आज हम फाइबर के ऊपर बात कर रहे हैं। किसी को भी कोई अपनी हेल्थ इशू के हिसाब से कोई बात करनी है, कोई डाइट के हिसाब से बात करनी है, यू कैन कॉल, आयशा इज़ हियर, हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, ठीक है। मैं पूछना चाही थी गुड बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में बहुत से लोगों को इल्म नहीं है, आप ज़रा एलैबोरेट कर दें। क्या फाइबर गुड बैक्टीरिया के लिए काम करता है? अच्छा, गुड बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। हमारे पेट में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। सबसे पहले आ जाता है हेल्दी बैक्टीरिया एंड अनहेल्दी बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया वो है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। अनहेल्दी बैक्टीरिया वो होता है जो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है। अब हेल्दी बैक्टीरिया डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले तो वो फाइबर या वो कार्बोहाइड्रेट्स जो खुद से ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे होते या डाइजेस्टिव सिस्टम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होता, गुड बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करने में, उनको ब्रेक डाउन करने में हमें हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये विटामिन B12 हो गया, विटामिन K हो गया, उसको बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, गुड बैक्टीरिया उसके सिंथेसिस में भी यानी उसको बनाने में भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी हेल्पफुल होता है, यानी ये हमारी शुगर को रेगुलेट कर रहा होता है, हमारी हंगर को कि हमें भूख कितनी ज़्यादा लगेगी उसको रेगुलेट कर रहा होता है, हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस ना आए, या जब हम खा रहे हैं तो एटलीस्ट फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाए, यानी हमारी स्टाइटी को मेंटेन करने में भी गुड बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। क्या ये जो फाइबर है ये कोलोन कैंसर के ख़तरे को कम करता है? डेफिनेटली, लेकिन फिज़ा जितने टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं ना उसके इतने रीजंस हैं, एंड आज तक कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसका एग्जैक्ट रीज़न अननोन होता है। हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप फाइबर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको कोलोन कैंसर नहीं होगा, लेकिन ये उसके ख़तरे को, उसके चांसेस को डेफिनेटली कम कर सकता है। आपके जितनी गट हेल्थ है उसके जितने मसले मसाइल हैं, अगर आपका रेगुलर इंटेक ऑफ फाइबर है तो ये उन मसले मसाइल को कम कर सकता है, एंड कोलोन कैंसर भी उसमें से एक है। गारंटी देना, जैसे कई फिज़ा पिछले दिनों एक केस हुआ, किसी ने एक फार्मेसी पे केस किया कि आपने तो कहा था फिश ऑयल खाएंगे तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैंने फिश ऑयल खाया मुझे हार्ट अटैक आ गया। सो अब उसमें मल्टीपल रीजंस भी तो इन्वॉल्व थे ना। हम एक स्टेटमेंट दे देंगे फाइबर खाते रहेंगे तो कोलोन कैंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमें कैंसर के एग्जैक्ट कॉजेज़ ही आज तक नहीं पता चल सके, एग्जैक्ट कॉजेज़ बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि आपके चांसेस ऑफ कैंसर से फाइट करने के, या आपके जो कैंसर होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं अगर आप फाइबर का इंटेक करते हैं। ओके, अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो फाइबर है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे आपने कहा कि काम करता है बड़ी अच्छी तरीके से, तो क्या सिर्फ फाइबर के थ्रू ही कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है या फिर कोई और भी इसके साथ? इट डिपेंड्स कि अंडरलाइंग इशू चल क्या रहा है। कई दफ़ा फिज़ा क्योंकि सीवियर प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को है तो आपको पता है बड़ा सीवियर रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कई दफ़ा खुदा ना खास्ता कैंसर, अभी हम कैंसर की बात कर रहे थे, कई दफ़ा
ऐसे ऐसे मसले होते हैं कि पेशेंट उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन उसका एक सिम्टम हो सकती है। अगर तो कोई अंडरलाइंग इशू नहीं है, जस्ट जैसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या बड़ों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जस्ट सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो उसका हल ही ये है कि आप फाइबर का इंटेक अपना एंड वाटर का इंटेक। आप फाइबर खाते जाएंगे, साथ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सॉल्युबल फाइबर ने उसके अंदर जज़ब कैसे होना है। आप जस्ट सॉल्युबल फाइबर एंड वाटर का इंटेक बढ़ा देंगे तो कॉन्स्टिपेशन का मसला डेफिनेटली रिजॉल्व किया जा सकता है, एंड सिर्फ फाइबर के इंटेक से ही किया जा सकता है अगर कोई और अंडरलाइंग इशू साथ नहीं चल रहा। अच्छा, फाइबर एकदम से भूख को जो है नॉर्मलाइज कर देता है, ऐसे ही है। सेटल कर देता है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा क्या वज़न कम करने के लिए भी फाइबर की इंटेक बहुत बेहतर काम करती है या नहीं? वेट लॉस में डेफिनेटली फाइबर बहुत हेल्प करता है, चाहे आप वो इसबगोल से ले रहे हो, इसबगोल का भी या हम रोटी अक्सर- से? या रोटी से ले रहे हो, चाहे आप वो फ्रूट से ले रहे हो, चाहे आप वेजिटेबल से ले रहे पर हो। अब लोग तो इसमें- ये बात करते हैं रोटी खा रहे हैं इसलिए मोटे हो रहे हैं, रोटी चावल छोड़ो, ये मिथ क्या है, ये भी बताएं ना, मगर एक कॉल के बाद, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, कौन है? आपको आवाज आ रही है जी? हेलो। हाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? हेलो। जी अजीम साहब, क्या सवाल है? हाँ अजीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो ये जो मिथ है कि वज़न कम नहीं हो रहा क्योंकि रोटी चावल नहीं छोड़ रही है मेरी बेटी मेरी बहन, तो ये कैसे फिर आप कह रही हैं कि रोटी खाने से वज़न भी कम हो जाएगा क्योंकि फाइबर इंटेक जा रही है? मॉडरेशन इज़ द की। प्लीज़ रोटी चावल मत छोड़ा करें। जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, रोटी का इंटेक, चावलों का इंटेक रखें, लेकिन मॉडरेशन समझें। आप दिन में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लेट से 2 रोटियां और आप 4 रोटियां खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। अच्छा। मगर अगर आप अपने कैलोरीज के अंदर रह के रोटी का इस्तेमाल करते हैं, आप चावलों का इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी आपका वेट गेन नहीं हो सकता। कोई मौजज़ा ही है कि आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर और फिर भी वेट गेन होना शुरू हो जाए। बेसिकली तो आपने कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, उसमें आप बेशक कैलोरी डेफिसिट में रह के 4 रोटियां खा लें, इट डिपेंड्स कि आप कैलोरी डेफिसिट से बाहर तो नहीं निकल रहे। ठीक है, मिसेस उस्मान की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मिसेस उस्मान कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूँगी, मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। आप मेरी फेवरेट होस्ट हो। थैंक यू। मुझे आप इतनी पसंद है, आप कौन से चैनल में शो करती हैं, आप मुझे बहुत पसंद है। अब तो इधर ही करती हूँ, अब कहीं किसी चैनल पे नहीं करती, अब तो बस 24 में ही करती हूँ। पहले आप करती थी ना A+ पे, तब भी मैं आपका पूरा मॉर्निंग शो देखा है। वही अब वाली आप वही वाली ये भी मैं आपका पूरा देख रही हूँ। वही वाली टीम है मेरे पास, वही पुरानी टीम मेरे पास इधर है। सब सारे एक साथ इकट्ठे दोबारा हो गए हम, इसलिए आपको वैसे ही फील लगता होगा, वही माहौल लगता होगा। क्या कहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से भी बात करूंगी। मुझे ना आपका ना एक जोड़ा गिफ्ट चाहिए, मुझे आप बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब आपका एक जोड़ा उनको गिफ्ट चाहिए, आप बहुत पसंद है उनको। श्योर? नहीं, पिज्जा आपका। अच्छा, मुझसे कह रही है। मैंने कहा आज आप कितना अच्छा जोड़ा आपने अपनी फेवरेट होस्ट से चाहिए। ठीक है, मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। आप मुझे ना कॉल पे मिले, मैं आपको वाकई भेजती हूँ। TCS चीज़ें आप अपना एड्रेस बता दीजिएगा, अपनी पिक्चर भेजिएगा, आपके हिसाब से फिर भेजती हूँ। ठीक है? ठीक है, और डॉक्टर साहब से बात करूंगी कि ये मेरा कीजिए। वेट ना ऑपरेट के बाद में वेट बढ़ गया और कम नहीं हो रहा, इसके लिए कुछ बता दें। अरे यार बता अच्छा, दें। कितने हाँ। बच्चे हैं और कौन सा ऑपरेशन, सी सेक्शन हुआ है जिसके बाद? पहली बहुत ज्यादा बाहर आ गई है, उस वक्त से ना बैली नहीं अंदर जा रही, और मुझे ना कब्ज का बहुत मसला रहता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए, ये जो आप कह रहे हैं ऑपरेट के बाद बढ़ गया, ये सी सेक्शन हुआ था आपका? जी हुआ था। कितने बच्चे हैं जी आपके? हुआ था। मेरी एक बेटी है। अच्छा, मेडिकल हिस्ट्री में जैसे कि आपने बता दिया, एक तो कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कोई और मेडिकल हिस्ट्री? दोबारा से प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही ना, वेट की वजह से नहीं हो पा रही होगी ना आयशा? बिल्कुल ठीक है। वैसे PCOS का मसला, पॉलीसिस्टिक ओवरीज? जी नहीं, कोई मसला ऐसा वैसा नहीं है। वैसे कोई और मसला नहीं है। कोई मेडिकेशन जो आप इस्तेमाल करते हो करंटली? मैं मेडिसिन अभी कोई भी नहीं यूज कर रही। चलें ठीक हो गया। मैं कॉल पे ही बता दूं या बता हम- दें, बता दें, बिल्कुल बता दें। ठीक है। अच्छा, आपने ऐसे करना है, एक तो ये कि जो रोटी आप खा रहे हैं आपने उसको हाफ कर देना है। सबसे पहले तो ये चीज़ करें कि जो खाना आप खा रहे हैं आप उसको हाफ करना शुरू कर दें।
निहार मुंह 2 इंजीर रात को आधा कप पानी में भिगो के रखना है। एम्प्टी स्टमक वो इंजीर आपने खा लेनी है, हो सके तो वो पानी पी लें, पानी नहीं पिया जाता तो उसको फेंक दें, लेकिन वो इंजीर ज़रूर खा लेनी है। ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। नाश्ते में आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप रोटी खाते हैं तो आधी गंदुम की रोटी। एज आई सेड के गंदुम से कब्ज़ कम होती है, जौ से और बाकी आटों से कब्ज़ ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज उसमें ग्लूटेन कम होता है। ग्लूटेन जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तो आधी रोटी ले लें, साथ एक अंडा, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के। अंडा नहीं अवेलेबल तो आप 4 से 6 खाने के चम्मच सालन ले सकते हैं। बस आलू मना है, बाकी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू मना है, किसी बेक्ड पोजीशन में भी वो सालन के तौर पे मना है, वैसे बेक्ड फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फिर केला वगैरह चीजें, हाँ केला वगैरह सोर्स ऑफ फाइबर अच्छा है। एग्जैक्टली वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट चूंकि वेट लॉस करना है तो एक दिन में एक केले से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, या अंगूर भी हैं तो वो 17 to 24 ग्रेप्स तक इस्तेमाल किए जाए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। दिन 11 से 12 बजे दही का एक प्याला ले लें, एक मेजरिंग कप में जितना दही। ये बाजार का खुला दही भी खा सकते हैं? डेफिनेटली खाया जा सकता है, उसको खाने में भी कोई हर्ज नहीं। और अगर कब्ज़ का मसला ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर प्रोबायोटिक साशे, ये जो हम अभी बात कर रहे थे गुड बैक्टीरिया क्या है, इसको बेसिकली हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं हम कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं करेंगे, किसी भी ब्रांड का प्रोबायोटिक साशे बीच में ऐड करके वो चम्मच से। वेरी नाइस, वो तो वैसे ही अच्छा प्योर फाइबर है ना, और वो हल भी हो जाता है। एग्जैक्टली, और फ्लेवर भी दे देता है। फ्लेवर भी दे देता है। ग्रीक योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्रीक योगर्ट भी डेफिनेटली इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज बेटर, द ग्रीक योगर्ट और द अदर योगर्ट? अच्छा फिजा, ग्रीक योगर्ट के अंदर प्रोटीन की रेशो ज़्यादा है एंड फैट की परसेंटेज एंड कार्ब्स की, सॉरी फैट की परसेंटेज भी ज़्यादा है, कार्ब की परसेंटेज कम है। जो लो फैट योगर्ट है उसमें फैट की परसेंटेज कम होती है, कार्ब की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपने प्रोटीन बैलेंस करना है, आपके पूरे दिन का इंटेक क्या चल रहा है, बिकॉज हमने देखना है ना दिन में इतना प्रोटीन हो गया, इतना फैट हो, तो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अगर कोई वर्कआउट वगैरह कर रहा है तो उसके लिए ग्रीक योगर्ट बेहतर ऑप्शन है, या अगर किसी का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता डाइट से, या उसको गोश्त नहीं पसंद, वो ज़्यादा गोश्त नहीं खाता, तो ग्रीक योगर्ट तो इनके लिए आम दही इज फाइन। आम दही बिल्कुल ठीक है, बस लो फैट वाला। और रात को क्या कर लेंगे? दोपहर में और रात में ये करें कि ज़्यादा सारा रॉ वेजिटेबल का सैलेड ले लें, साथ में आधी रोटी। अगर चावल खाने हैं 10-12 खाने के चम्मच चावल, चावलों में उतना फाइबर नहीं होता जितना रोटी के अंदर होता है, तो रोटी को प्रेफर करना है, और साथ ज़्यादा सारा सालन ले लें। अगेन आलू मना है, आलू खाना है तो रोटी की जगह पर एक दरमियाने साइज़ का बेक्ड पोटैटो इस्तेमाल किया जा सकता है, वो फिर रोटी की जगह, और साथ सालन चम्मच। जी आबाश, ज़बरदस्त। सोहा है इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी सोहा। वालेकुम अस्सलाम, फिजा कैसी हैं आप? आपका प्यार है, कैसी हैं आप बताएं, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे भी यही समझे, आपका ही प्यार है, बहुत अच्छी हूँ मैं भी आपकी तरह। माशाल्लाह, लव यू। अच्छा, तो मैं एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी। बेसिकली ना मैं मेरे ना 4 बच्चे हैं, चारों सी सेक्शन के। अच्छा। मैंने IBS की पेशेंट थी मैं, तो मैं अंडर वेट हुई। अब मैंने वेट गेन किया था, लेकिन अब मैं अपने आप को ना थोड़ा सा मेंटेन रखना चाह रही थी। बेसिकली अब मेरा इशू ये है कि जो मेरा टमी का फैट है ना, वो फैट नहीं कर रहा। मैं 3 मंथ से वर्कआउट भी कर रही हूँ, लेकिन लोअर टमी जो है ना, उस पर वैसा इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, वेट है कितना? वेट कितना आपका? मेरा पहले 86 था, नाउ आई एम 82। लेकिन ये मैंने ये प्लान किया था कि मैं बहुत ग्रेजुअली अपने वेट को लॉस करूंगी, एकदम से नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है वो मसल लॉस हो जाते हैं और फिर और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप अच्छे नहीं लगते उस तरह। और हाइट क्या आपकी? 5'8" हाइट है मेरी। 5'8" हाइट है। ऐसा है कि आपका वेट ओवरऑल ही ज़्यादा है, बट कुछ एरियाज़ पे जो स्टबन एरियाज़ होते हैं उन पे फैट ज़्यादा होता है। अब 82 आपकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, आपका मैक्सिमम वेट 65, चलें हद है तो 68 तक होना चाहिए बच्चों के बाद मैक्सिमम वेट। ओवरऑल ही आपको वेट रिड्यूस करना है। आप कोई 10-12 किलो या 14 किलो वजन कम करेंगे तो आपका बेली फैट का मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब वेट ओवरऑल, अगैन वेट ओवरऑल ही ज़्यादा है तो उसमें फिर ये वाला कि वो कहाँ पे आता है, कुछ लोगों का थाइस पे आ जाता है, कुछ लोगों के बाजू जो है वो लटकना शुरू हो जाते हैं। डिपेंड्स कि वो आया कहाँ पे हुआ है। सेकेंडली आपने अपना एक फैटी लिवर का टेस्ट करा लेना, आप उसका अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हो, आप अपने LFTs खाली पेट भी करा सकते हो, ठीक है, कि हमें पता चल जाए ये जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है ये कहीं फैटी लिवर की वजह से तो नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक बना हुआ है और वहां से बेली से फैट शेप बॉडी होना या ऐसे लगना कि पेट पे मटका पड़ा हुआ है, ये मैं बार बार कहती हूँ, ये फैटी लिवर की अलामात में से है। अल्लाह खैर करे। सो एक दफ़ा फैटी लिवर का अपना टेस्ट कराएं। एंड वेट बढ़ते हुए टाइम लगता है तो वेट लॉस होते हुए भी टाइम लगता है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप वर्कआउट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट फिर रिजल्ट्स थोड़े से मतलब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। 4 से 6 महीने अपने आप को दें, बॉडी को रीएडजस्ट होने का टाइम दें, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। ज़बरदस्त। और हमारे पास सोबिया है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम, मैं रिया साजिद बात कर रही हूँ। अच्छा जी, कैसी हैं? तो मेरी बेटी है 22 साल की, तो उसकी हाइट है 5'8", ठीक। उसका वेट है 90। उसका वेट है 90 kgs, 90 राइट? kg। जी जी, वो चावल और रोटी नहीं छोड़ती, फिर बर्गर उसको पसंद है। तो उसका वेट 22 एज है, तो उसकी कैसे वजन कम हो? 5'8" उसकी हाइट है, बहुत और छोटी उसका उम्र है, 90 हाँ kg है। नहीं, बहुत छोटी उम्र की लड़की है, जिस वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप सही परेशान है। गुड मदर। चले बताएं। फिज़ा, इसी शो पे ना एक दफ़ा मैं आई हुई थी और साहिर भाई बैठे थे। साहिर भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो अपनी मदद नहीं करना चाहता ना, उसकी कोई मदद कैसे कर सकता है। द थिंग इज़, अगर बच्चे को खुद ही, अब वो 22 साल की हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो शादी के काबिल हैं, विच मीन्स कि वो इतनी मेच्योर हैं कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकें। कहने का मकसद ये है, 22 साल के बच्चे को, ऑल्दो हमारे लिए वो बच्चा है बिकॉज हमारी उम्रें थोड़ी ज़्यादा हैं, उसको जब तक खुद एहसास नहीं ना होगा, माँ पीछे जितनी मर्जी पड़ी रहे कि वेट लॉस कर लो, पहले तो उसको खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मेरा वेट ज़्यादा है। अगर आप मुझे एक चीज़ बताएंगे और मुझे अपने अंदर वो प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आ रही, तो मैं उसको ठीक कैसे करूँगी? सबसे पहले बच्चा खुद आइडेंटिफाई करे। दूसरा, वो कह रही है वो बर्गर पिज्ज़ा खाती है, अगर बच्चा जंक फूड नहीं छोड़ा तो उसको रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करें। इस बात का मतलब ये है कि अगर उसने 15 दिन बहुत अच्छी डाइट की है, 15 दिन के बाद उसको रिवॉर्ड के तौर पे पिज्ज़ा बर्गर मिलना चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि ये जो जंक फूड है ये हमारी रूटीन का हिस्सा बन गया है, कि हमें वो एबनॉर्मल नहीं लग रहा कि वो डेली बेसिस पे या वो वीकली बेसिस पे ये गलत मलत चीज़ें खा रही हैं। सो ये 15 दिन में एक दफ़ा, और इस पे पेरेंट्स का कहीं ना कहीं कंट्रोल आना ज़रूरी है। फिर रोटी चावल वो नहीं छोड़ सकती, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत छोड़ें, हम ये कहेंगे भी नहीं कि रोटी चावल छोड़ें। हाँ, ये बल्कि काफ़ी देर से आयशा यही बता रही है कि रोटी और चावल जो है उसको अपनी डाइट में से निकाले नहीं। तो ये तो आज के शो से आप ये बात समझ जाएं कि डाइट में शामिल करना है आपको, क्योंकि इट्स सोर्स ऑफ फाइबर एज वेल, और बाकी चीज़ों से भी बचाता है। बल्कि रोटी उन्होंने कहा कि वेट कम करने में काम करता है। वो भी गंदम की रोटी है ना। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक अर्जेंट है, वो ज़रूरी है लेना, फिर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है? वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद है, डाइटिशियन है, और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइबर के ऊपर कि हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, बट लास्ट जो कॉल्स होंगी ले सकूँगी, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया। मुझे बताइए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी फाइबर काम करता है क्या? फिज़ा, डायबिटीज़ में फ़ाइबर डेफिनेटली हेल्प करता है। एक तो ये कि ये ग्लूकोज स्पाइक जो है उस तरह से नहीं आने देता। अगर आप सफ़ेद आटे की रोटी खाते हो जिसमें फ़ाइबर कम है, और अगर आप गंदम की रोटी खाते हो, देसी लाल आटे की रोटी जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, तो लाल आटे की रोटी से उस तरह आपकी शुगर हाई नहीं होगी जिस तरह सफ़ेद आटे की रोटी से होगी। तो डेफिनेटली फ़ाइबर शुगर की मैनेजमेंट में हेल्प करता है। बट अगर आप मिठाइयाँ खाते रहें, आप जलेबियाँ खाते रहें, और उसके ऊपर से आप सोचें कि मैं इसबगोल, क्योंकि ये पिछले दिनों मेरे साथ हुआ है कि एक क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा मीठा खाया और उसके बाद उसने इसबगोल पी के उन्हें लगा कि अब इससे स्पाइक नहीं आएगा। इस तरह नहीं होता, कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें भी आपने मैनेज करके चलनी है। अब आपको एक चीज़ पता चल गई है कि फाइबर से शुगर मैनेज हो सकती है। डजंट मीन कि आपने जितनी मर्जी शुगर खाई और उसके ऊपर से आपने फाइबर पी लिया और अब आप सोचेंगे कि इससे हमारी शुगर को कुछ नहीं होगा। हर चीज़ की एक इस्तेमाल का तरीका होता है, आपने उसके साथ बाकी चीज़ों को भी लेके चलना है। अगर मैं कहूँ फाइबर से शुगर की मैनेजमेंट हेल्प हो सकती है, लेकिन आप मीठा खा के उसके ऊपर से फाइबर खा लेंगे तो उसने कोई हेल्प नहीं करनी। क्या फ्रोज़न सब्जियां और जो फल होते हैं वो भी फाइबर बरकरार रखती हैं या नहीं? उस तरह से नहीं, जिस तरह से हमें नेचुरल या फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फाइबर मिल जाता है। लेकिन फ्रोज़न वेजिटेबल्स, अगर जैसे बहुत सारे ममालिक या फ़िज़ा जहाँ पे इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ना होने से बेहतर ही है। बट जहाँ आपके पास ऑप्शन है फ्रेश फ्रूट की या फ्रोज़न फ्रूट की, तो हमेशा फ्रेश फ्रूट को प्रेफर करें। न्यूट्रिएंट्स एंड उसके अंदर जो टेक्सचर है या जो फाइबर है वो उसका ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ठंडे मौसम का सारा सफ़र शुरू हो जाएगा, तो फिर इसमें तो सब्जियां अगर लेकर आते हैं या फल लेकर आते हैं तो वो बाहर रखें तो ख़राब भी नहीं होती। रात भर खाना भी बाहर रख देते हैं तो ख़राब नहीं होगी, टेम्परेचर तो आपको पता है इस तरीके का हो जाता है। तो ऐसे कर लिया करें तो फिर बेहतर है, ना कि फ्रिज में रखें। नहीं, दोनों तरह से। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं वो फ्रोज़न नहीं होता। फ्रोज़न वो होता है जो आपने ओवर द टाइम 3-4 माह के लिए फ्रीज किया। जैसे टमाटर लोग कर देते हैं ना, फ्रीज उसमें उसको ग्राइंड करके फ्रीज कर देंगे। Exactly, वो तो जमा आप के हांडी में इस्तेमाल कर रहे हो, उसका इतना मसला नहीं है। वो आप फ्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रोजन फूड आइटम्स का नुकसान नहीं है। अगर आप टमाटर को फ्रीज करके, मटर वगैरह पैकेट में मिलते हैं, उनको फ्रोज कर दिया, हाँ जी, उसको इस्तेमाल करने का कोई नुकसान नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो बेहतर है आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वो फ्रेश फ्रूट अवेलेबल ही नहीं है आपके मुल्क में या आपके शहर में, तो उस केस में बेहतर है कि फिर आप फ्रोजन की तरफ चले जाएं। एक और कॉल है हमारे पास जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा क्या हाल है जी, क्या पूछेंगी? वालेकुम सलाम जी। बाजी मैं आपकी फैन बोल रही हूँ, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत प्यार है आपका। क्या पूछना चाहेंगी मेरी जान? हमेशा मुस्कुराती रहे, Thank ऐसे हंसती रहे, चमकती रहे, दमकती रहे। आमीन, थैंक यू। हमें भी कोई राज बता दे, क्या राज है आपको? हमेशा से देख रही है आपको। मैं खुश रहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, खुश बहुत रहती हूँ। मेरी बेटी मुझे बहुत खुश रखती है। मैं नाश्ता बहुत अच्छी तरीके से करके आती हूँ, उसके बाद भी खाती पीती रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ लाइफ को। मेरी एक्टिव लाइफ बहुत है, मैं एक्टिविटी बहुत करती हूँ। जिम भी मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं पिछले 9 महीने 8 महीने से जिम नहीं जा रही थी, अब मैं ज़्यादा जिम भी जाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, यू नो। तो ये सब कुछ मेरी रूटीन का हिस्सा है। बस यही है, खुश रहती हूँ, खाती पीती हूँ, खुश रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, घर के भी सारे काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कोई सवाल और पूछना चाहती हूँ तो डॉक्टर साहिबा? मेरी बेटी है, उसकी हाइट बहुत छोटी है। किसकी बेटी की? 16 साल की है तकरीबन, और उसकी झुर्रियां पड़ने लग गई है। अभी 16 साल की बच्ची है, तो तकरीबन से ना कैसे झुरी सी होने लग गई है। तो वो ना इससे बाबू बच्ची बड़ी परेशान रहती है, ऐसे कि स्कूल रहता है। अच्छा, तो परेशान सी रहती है, आप मियाँ बीवी की हाइट छोटी है? मियाँ बीवी की हाइट छोटी है? उसकी वजह से मियाँ बीवी की हाइट छोटी है, नॉर्मल है? नॉर्मल है, नहीं बिल्कुल मोटी नहीं है, समार सी है, बिल्कुल पतली सी है। नहीं, हाइट कद जो है आप मियाँ बीवी का नॉर्मल है या फिर छोटा कद है? नहीं नॉर्मल कद है, नॉर्मल कद है, मगर वो है किसी बार के डॉक्टर साहब से पूछते हैं। और दूसरा नहीं, आंखों के नीचे ना ऐसे बिल्कुल झुर्रियां सी पैदा हो जाती हैं, जैसे हंसती है ना तो ऐसे लाइन सी पड़ना शुरू हो जाती है। 16 साल की उम्र की बच्ची को झुर्रियां पड़ी हैं यार। ओके, जवाब देते हैं यार, ये परेशानी वाली बात है, क्या बात कर रहे हैं यार? अच्छा, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ सकते हैं। ये सबसे पहला तो ये आता है कि हाइड्रेशन मेंटेन की जाए। फिजा, वैसे मैं स्किन की डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं चूंकि स्किन के हमारे डॉक्टर्स आते रहते हैं तो मैं बता सकती हूँ कि मॉइस्चराइजर को अप्लाई किया करें। अगैन बेहतर स्किन का डॉक्टर बता सकता है। जहाँ तक हाइट की बात है, एक दफ़ा उनका थायराइड का टेस्ट करा लें, विटामिन डी एंड कैल्शियम का टेस्ट करा लें। बाकी ये देख लें कि माँ बाप और दादा दादी की हाइट कैसी है, एंड कैल्शियम विटामिन डी पे जरा जोर करें, टेस्ट भी करा। थैंक यू सो मच आयशा, हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। बड़ा सही कहा आपने, शो बड़ी अच्छी रिसर्च, बड़े लोगों की हेल्प की। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, मगर थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा, एंड साथ साथ ये देखें मेरे क्या है, सबरोसो, माय फेवरेट। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है नाजरीन, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है हर लिहाज से। और मैं आपको बताऊं, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं जितनी भी, उनके लिए तो बहुत ही आसान और बेस्ट चीज़ है कि घर में किसी अच्छे कुकिंग ऑयल के साथ आप इसको जो है ना तरीके से बना लें, साफ़ सुथरे ऑयल में घर में बना लें, घर में जल्दी से इसको झटपट करके रेडी कर लें। आपका टाइम भी बच जाता है, बच्चों का पेट भी भर जाता है, उनकी हंगर भी फ़ौरन जो है वो ठीक हो जाती है। सबसे पहले मैं जो चिकन चीज़ पराठा मैं आपको दिखाने लगी हूँ नाजरीन, ये आम पराठा नहीं है, ये है चिकन चीज़ पराठा। कैन यू जस्ट सी दिस? वाह, चिक एंड चीज़ पराठा है नाज़रीन, ज़बरदस्त। इसको तो खाना पड़ेगा बैठ के। मार्केट में फ्रोज़न पराठास अवेलेबल हैं, बहुत हैं, मगर अगर चीज़ पराठा इससे पहले अवेलेबल नहीं था। ये फ्रेम थोड़ा सा टाइट कीजिएगा मेरे। वाह, ये जो चिकन चीज़ पराठा है ना, ये कस्टमर्स को ज़बरदस्त तरीके से ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बारे में बता दूँ, बहुत यूनिक टेस्ट है, काफ़ी कन्वीनियंट जो है ऑप्शन है। घर में आप ऐसे फ़ौरन तरीके से बना सकते हैं। मगर मैं इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, ये वो पराठा है जिसको आपने बहुत हल्की आंच में फ्राई करना है, ये ठीक है। और इसको नॉन स्टिक जो फ्राई पैन है ना, उसमें आपने बनाना है। जितनी देर हल्की आंच में इसको आप बनाएंगे, अच्छी तरीके से पकेगा और उतना खस्ता, उतना जायकेदार लगेगा। आई लाइक इट। ये खाने में भी बहुत लाइट है, ठीक है, और किसी भी वक्त आप दिन में इसको खा सकते हैं। अच्छा, ये तो मुझे मज़ा आ गया, ये तो बहुत ही अच्छी लॉन्च है। ये तो मेरे घर में अभी आ गए हम स्ट्रिप्स की तरफ, ठीक है। ये मेरी फ्रेम टाइट कर दें ज़रा इतनी प्लीज़। अच्छा, अब क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिप्स, ठीक है। इसको भी अब ज़रा मैं ये क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स खाने लगी हूँ, सबरोसो का। जो हर घर का फेवरेट स्नैक है। उसको जो है पराठे के साथ खाऊँ। वेट, उसको बच्चे और बड़े बड़े शौक से खाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। ये भी एक बड़ी हेल्दी सी डाइट है, आप बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद भी, चाहे उनके स्कूल के जो लंच बॉक्स हैं उसमें आप दे दें,
इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपने उनको दे दिया। कुछ नहीं खाया बच्चों ने, डिनर के तौर पे आपने उनको तैयार किया, दे दिया बड़े मज़े से। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो आप किसी भी वक्त इंजॉय कर सकते हो। मैं ये बताऊँ, ये सिर्फ बच्चों की मील नहीं है, बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेरा क्रिस्पी पॉपर, क्रिस्पी पॉपर सबरोसो के, आई लव इट। ये स्नैक जो है ये मेरे और आपके फेवरेट होने चाहिए। एक तो ये 1 बाइट स्नैक है, ये देखें इस तरह से, वेरी नाइस एंड वेरी टेस्टी। इसकी जो कोटिंग है वो अच्छा, ये हाँ, वाओ, इसकी कोटिंग इतनी अच्छी है, इसकी भी, इसमें थोड़ा सा क्रिस्प बना भी है, लिटली सॉफ्ट एज वेल, ठीक है। ट्राई देम आउट। ये तो मैं खाऊंगी, आपसे मैं मुलाकात करूंगी कल, क्योंकि अब मेरा ये मील टाइम शुरू हो गया, मेरे सामने सबरोसो आ गया, मैं हाथ वाथ भी धो लूँ और भैया खा लूँ। मैं खा लेती हूँ पहले सही से, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास बड़ी प्यारी सी मेहमान आई हैं, बड़ी प्यारी सी व्लॉगर हैं जिन्होंने मुझे भी ज्वाइन किया है, 12 साल की हैं। और मैं इनके बारे में बताऊं कि इशाल फातिमा जो हैं 12 साल की प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, ये अपने वालिद साहब जो सुहेब हैं साहब, उनके साथ ये गुजरात तक हो आई हैं और किस पे हो के आई है ये आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लड़की? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। छोटी सी गुड़िया बैठ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, तुम किसके ऊपर बैठकर सफ़र करके आई हो, कहाँ करके आई हो, ये बताओ। बाइक पे। कौन सी वाली बाइक? 150 सीसी इन्फिनिटी की। और जब तुमने मुझे बताया, मैंने तुम्हें क्या कहा, मजाक करी है? यही बोला था? जी। अब बाबा के साथ? जी बाबा के साथ। ये बाबा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का करम है जी, खैरियत। यार क्या दोस्ती है, क्या याराना है बेटी के साथ, क्या प्यार है माशाल्लाह है। बहुत अच्छा बॉन्ड ये हेल्दी रिलेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो बेगम ने इजाज़त दे दी थी कि बेटी को इतनी दूर तुम ऐसे ले जाओ बाइक पे इस तरह? थोड़ा लास्ट ईयर हमने एक टेस्ट राइड किया था बाटाकुंडी तक, तब ज़रा काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट उन्होंने किया था। हाँ। इस दफ़ा हमारे इरादे देख के शायद उन्हें था कि ये नहीं रुकेंगे, तो इतना ज़्यादा उन्होंने इस दफ़ा रेजिस्ट नहीं किया। अच्छा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले भी आप? हाँ जी, लास्ट ईयर हमने एक टेस्टर किया था जी। हाँ। बाटाकुंडी तक गए थे। अच्छा, वो कितनी दूर लगा आपको? वो नारायण से कुछ थोड़ा सा बाइक के हिसाब से? बाइक पे तकरीबन उस पर 12-13 घंटे लग जाते हैं। और इस दफ़ा फिर हम जो है वो खुंजराब नेशनल पार्क तक गए और फिर वापस। और ये कितनी देर का सफ़र था? ये टोटल टूर हमारा 6 दिन का था, स्टॉप ओवर्स के साथ हमें तकरीबन 2.5 दिन वहाँ पहुँचने में लगे। How many स्टॉप ओवर्स you took? 2 रातों का, मतलब एक रात हम बाटाकुंडी में ही रुके और नेक्स्ट हुंजा में। बस बीच में बार बार भूख लगती थी, कुछ स्नैक्स खाने को दिल करता था है, क्योंकि सफ़र में तो वहाँ पर ज़्यादातर रास्तों में जो चीज़ें मिलती होती हैं, चाय तो पराठा तो कढ़ाई, तो दिल तो नहीं उकता गया था कि इतने दिन तक बाबा जो है बस मुझे यही चीज़ें खिला दें? नहीं नहीं, मेरा नहीं ऐसा होता, मैं नाश्ता करके जाते थे, फिर हम लोग फिर अब स्टॉप मुझे पता था कहाँ कहाँ मेरे टाइप की चीज़ आएगी, लेस वगैरह वगैरह, तो मैं उस लिहाज से खाना नाश्ता करती थी। अच्छा, तो सपोर्ट करती थी बाबा को है? ये तंग करती थी, अब सर्दी लग रही है, हवा तेज़ हो रही है, ज़रा मैं पोजीशन सही नहीं है बाबा, मैं थक गई हूँ, बाइक पे बैठी मेरी कमर दुख रही है, ज़रा रोक दें अब, इस तरह की कोई बात होती थी या बस? नहीं नहीं, मैं एंजॉय किया? एंजॉय करती हूँ, मैं बड़ी छोटी एज से जा रही हूँ ना पहाड़ों में। बड़ी छोटी है? अच्छा, अभी तो तुम बुढ़ी अम्मा हो गई हो ना। कितने साल की होगी तुम? 80 साल की? 12 साल की बच्ची कहती है तुम बहुत छोटी एज से जा रही। ये छोटी एज तो तुम्हारी अब शुरू हुई है, नन्ही काकी तो हो तुम, कैसी बातें कर रही हो हैं? तो अभी तुम दादी हो? नहीं नहीं। अब आगे क्या इरादे हैं? ये देखें, मैं पिक्चर भी दिखा रही हूँ, आप पीछे भी देख सकते हैं। 12 साल की बच्ची अपने बाबा के साथ कहाँ कहाँ सफ़र करी है, कैसे कैसे दूर जा रही है, क्या इरादे? ये बच्चे अभी ये सोच रहे हैं, मैं कह रही हूँ आगे क्या इनके इरादे होंगे, किधर चीन को ट्रैवल करके आ जाओगी तुम तो बाइक पे, हैं चीन भी चली जाओगी तुम। अच्छा, और क्या इरादे हैं, क्या ख्वाब है, क्या देख रही हो फिर ज़िंदगी में आगे? जो चीज़ें करी हो, चैलेंजेस फेस करी हो, अभी से बाबा की ये ट्रेनिंग है, आगे क्या करो? पहले तो पूरा पाकिस्तान घूमूंगी, उसके बाद पूरा वर्ल्ड। बाइकर बनने का शौक है? जी, बाइकर ट्रैवलिंग का। ओके, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी आप इसको, ये ख्वाब इसका पूरा कराएंगे आप? जी बिल्कुल। तो अभी से कोई हल्की आंच पे चलाना सिखाते हैं बाइक? जी, थोड़ा बहुत कर लेती है, राइड करती है। कर लेती है? हाँ जी, ये है कि मैं साथ बैठा हूँ तो कर लेती है, क्योंकि वो बाइक थोड़ी वेट उसका ज़्यादा है और जब बॉडी किटिंग उसकी एक्सटेंशन तो पाव लग जाते हैं इसके बाइक को पूरे सही से?
एक साइड से लग जाता है, दूसरी साइड से। यार हाँ, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम भी होगा। अच्छा, तो ये वाली चीज़ें आपने प्रैक्टिस कराना शुरू करा दी है? जी, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। वाह, तो किस एज में आप इसको इजाज़त देंगे प्रॉपर इसको तैयार करके कि ये प्रॉपर भी ट्रैवल करे? जब लाइसेंस बन जाएगा 18 तो फिर उसके बाद ये प्रॉपर राइड करेगी। अभी ये है कि मैं साथ ही होता हूँ तभी अलाउ है, उसके अलावा नहीं। वाह, तो कोई कंपनीज कोई ऐसी चीज़ जो आपको सपोर्ट भी कर रही हो जब आप इस तरह बेटी के साथ ट्रैवल करते हैं? कहीं से कोई ऐसी कंपनी का कोई अर्निंग भी कुछ इस सोच के साथ आपकी हुई है? नहीं, फिलहाल कोई तो स्पॉन्सर्स ऐसे मिले? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं तो अब तो मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में देखे ना, ये तो अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, कि बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर अगर पढ़ाई या कोई चीज़ें होती हैं तो ये क्या बैग शैग भी अपना साथ बाइक पे लेके निकलती है या फिर उस टाइम के लिए नहीं? वो छुट्टी टाइम है, वो छुट्टी। अच्छा, बच्चे मैंने देखा है वाकई थोड़ा सा ना, ये जब से डिजिटल पढ़ाई आई है बच्चे बड़ा डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, वो तो इतना डिस्टर्ब है, वो कहते हैं हम घर भी ऐसे आते हैं जैसे बस हमने हाजिरी लगानी है, फिर बस घर पे भी बैठ के जो 2 दिन छुट्टी मिलनी है पढ़ना ही है। प्रेशर बड़ा हो गया है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो घूमने वाला टाइम है इसमें तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती? अच्छा, मुझे लगता है ये हेल्दी ब्रेक बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चा उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी ऐसा ही है, कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी हो जाती है। ब्रेक के बाद ज्यादा अच्छा होता है। तो गुड स्टूडेंट एज वेल, लाइक सही मजे का क्लास में? जी, ब्राइट स्टूडेंट हूं मैं। मैं अपने स्कूल की डिप्टी हेड गर्ल भी इलेक्ट हुई हूं। गिव मी 5 यार, गिव मी 5 यार, गिव मी 5। वाओ, क्या बात जी। तो अब ये जो पढ़ाई के साथ साथ भी सिचुएशन है, बाइकर तो देखो एक साइड लाइन चीज़ है, दिस इज नॉट द फ्यूचर, दिस इज योर हॉबी एज वेल, दिस इज अचीवमेंट, बट बिसाइड्स दिस व्हाट यू वांट टू बिकम, लाइक व्हाट हम क्या कहें कि ईशल फातिमा ने बड़े होके ये बनना है, बाबा के साथ क्या प्लान्स है, क्या ख्वाब है, वो भी मुझे बताओ। मुझे ट्रैवलिंग का ही शौक है, बाइकर माउंटेनियर। ट्रैवलर बन जाओ, घूमो फिरो, और भी कुछ बताओ, कोई ख्वाब ऐसा कुछ है कोई बाबा की, या बाइकर बनाने का आपने सोच लिया, उसके दिमाग में उठा लिया? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, ये इसी का इंटरेस्ट है। अच्छा, इसका मतलब मुझे देखती है, मैं थोड़ा करता रहता हूँ टूर वगैरह, तो उसके लिए उस हवाले से इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया हुआ है। और अब शायद ये 1-2 टूर्स के बाद इसको मजा आने लग गया, और उसी में फिर कह रही है कि मैं माउंटेनिंग और जो हाइकिंग वगैरह होती है, अभी भी हमने 2 छोटे-छोटे ट्रैक्स किए थे इस टूर पे भी। अच्छा, तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसी की बेस पे अब अगला प्लान ये फेरी मेडोज का। डर घबराहट होती है कि चोट ना लग जाए। अच्छा, दूसरी बात, जब आप बाइक पे जाते हैं तो बहुत से ऐसे रास्ते होते होंगे जो न्यू हैं, आप फेमिलियर नहीं होते उन रास्तों से, कोई खड्डा आ जाए, कोई ऐसे जंप आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो ऐसा कुछ हुआ है कि कोई ट्रैवलिंग के दौरान कोई ऐसी चीज़? जी, हो जाता है समटाइम्स। अभी हम होपर ग्लेशियर की तरफ जा रहे थे, तो वो ज़रा काफ़ी हाइटेड स्टीप्स हैं, उसके कर्व्स हैं, तो वहाँ पे 1-2 जगह पे मतलब हमने जब टर्न किया तो आगे से गाड़ी थी, तो वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि वो रोड एक छोटा सा होता है, उसी पे गाड़ी आ भी रही है और जाना भी होता है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है। अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। और या वाटर क्रॉसिंग्स में थोड़ा सा इशू आता है, जब वाटर क्रॉसिंग सड़क पे से पानी, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं। आई विश यू बेस्ट लक। ठीक है, आपकी बेटी और आपके साथ ये जो आपके ख्वाब में बेटी पूरा करें, और बेटी जो है आपकी बहुत होनहार, समझदार, प्यारी है। मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ है आपके साथ। लव यू। ठीक है विशाल, चले जी, हम मिलते हैं आपसे दोबारा से कल के शो पे। और अभी जो थे, ये हमारे पास ज़बरदस्त स्टोरी थी आपके साथ शेयर की। आई होप अपना ख्याल रखें, इसी तरह खुश रहें, अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें। I'll see you tomorrow. Bye bye.